नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल O2 एंड डिजिटल एजुकेशन पे। मैं विशाल भाटी लेके आया हूँ क्लास 12th की फिजिक्स चैप्टर 1 जिसका नाम है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड और टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फ्लक्स। आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड को कुछ इस तरीके से डिफाइन करेंगे कि कोई भी एक चार्ज, ठीक है, या वो पॉजिटिव हो या फिर वो नेगेटिव हो, ठीक है, उसके अराउंड एक रीजन जिसमें उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन को फील करा जा सकता है किसी भी टेस्ट चार्ज के द्वारा। ठीक है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इट इज द रीजन या फिर स्पेस अराउंड द चार्ज विद इन विच इट्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब फोर्स कौन सी हो सकती है, या तो अट्रैक्शन हो सकती है या फिर रिपल्सन हो सकती है। ठीक है, कैन बी एक्सपीरियंस्ड बाय सम अदर चार्ज। ठीक है जी, कैन बी एक्सपीरियंस बाय सम अदर चार्ज। कोई भी एक चार्ज है हमारा, ठीक है, उसके अराउंड जो स्पेस है, जो रीजन है, ठीक है, अगर मैं किसी सेकंड चार्ज को वहां पे लाता हूं तो एक रीजन में जो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन फील होगा, उसी रीजन को क्या बोलूंगा मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा। ठीक है, इसके साथ दो चीजें और आती हैं, सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है उसको बोलते हैं हम सोर्स चार्ज। ठीक है जी, जैसे ये चार्ज है एक, इसकी वजह से क्या है, इसके सराउंडिंग में क्या है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई है। ठीक है, और वो किसको फील होगी, वो होगी एक दूसरे चार्ज को। ठीक है, तो इस चार्ज को हम क्या बोलेंगे, सोर्स चार्ज। ठीक है, और जो सेकंड चार्ज में लेके आ रहा था, अदर चार्ज जो लेके आ रहा था, उसको क्या नाम दूंगा मैं, टेस्ट चार्ज का नाम दूंगा। ठीक है, तो ये हो गए मेरे दो चार्ज, एक हो गया सोर्स चार्ज, एक हो गया टेस्ट चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर स्ट्रेंथ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की बात करूं, ठीक है, तो ये एक्चुअल में होती क्या है कि किसी भी चार्ज की वजह से, कोई भी एक चार्ज है, इसकी वजह से इसके सराउंडिंग में, ठीक है जी, ये हो गई इसकी सराउंडिंग। ठीक है, तो इसकी वजह से एक फोर्स क्रिएट हो गई है। फोर्स की वैल्यू मैंने मान ली, फोर्स है हमारी F। ठीक है, अब ये फोर्स मुझे कैसे पता चलेगा कि फोर्स कहां तक और कितनी है। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूं, एक दूसरे चार्ज को लेके आया, यहां पे एक दूसरा चार्ज है जिसको बोल दिया मैंने टेस्ट चार्ज। ठीक है, अब ये टेस्ट चार्ज क्या है, एक पॉइंट पे आके ये फील करना शुरू कर देगा किसको, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो फोर्स जनरेट हुई है, रिपल्सिव या अट्रैक्टिव फोर्स, उसको ये फील करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो इसी को मैं क्या बोलूंगा, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किस तरीके से हम डिफाइन करेंगे, द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। ठीक है जी, कि किसी भी एक यूनिट के टेस्ट चार्ज को मैं लेके आया तो उसने जितनी भी फोर्स इन्फ्लुएंस की है, यहाँ पे फील की है, तो उसी को मैं क्या कंसीडर कर रहा हूँ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास क्या है, फोर्स एक यूनिट है जो होती है एक वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी होती है। इसका मतलब है कि फोर्स में एक डायरेक्शन होगी कि वो रिपल्सिव है या फिर अट्रैक्टिव है, तो वो टुवर्ड्स होगी या अवे होगी। ठीक है, तो उसी तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, ये भी क्या होगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। ठीक है, तो इसको भी मैं किस तरीके से डिनोट कर दूंगा, ई वेक्टर से डिनोट करूंगा। ये हो गया मेरा फोर्स। ठीक है, वो भी वेक्टर फॉर्म। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखा हमने कि E इक्वल्स टू F अपॉन क्यू नॉट। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट की बात करूं, ठीक है, तो यूनिट क्या बनेगा मेरा, मुझे पता था फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन और चार्ज की होती है कूलाम। तो यहां से क्या निकल गया है, न्यूटन पर कूलाम। ये आ गई इसकी यूनिट, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की। ठीक है, अगर मैं इसके डायमेंशन की बात करूं तो डायमेंशन कितना निकलेगा, डायमेंशन निकलेगा, फोर्स का होता है mlt-2, चार्ज का होता है at, तो फाइनल डायमेंशन जो बना इसका mlt-3a-1। तो ये आ गया मेरा डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रही है उसको हम देखेंगे। उसमें भी फर्स्ट कंडीशन क्या है, फर्स्ट केस क्या है हमारा, व्हेन द सोर्स चार्ज इज एट ओरिजिन, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, किसी भी सोर्स चार्ज को, कोई भी एक सोर्स चार्ज है उसको कहां पे रखूंगा, ओरिजिन पे रखूंगा। ये मान लिया मैंने कोई सोर्स चार्ज, ये रहा, ये हो गया सोर्स चार्ज, इसकी वैल्यू कोई मान लो Q, ठीक है। अब मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आया, ये हो गया दूसरा चार्ज, इसको बोल दिया मैंने टेस्ट चार्ज, ठीक है। इनके बीच में कोई डिस्टेंस होगी, ये हो गई डिस्टेंस, इसको बोल दिया मैंने R, ठीक है। इस सोर्स चार्ज से और जो Q नॉट है मतलब टेस्ट चार्ज है, उनके बीच का गैप कितना हो गया, R हो गया, ठीक है। तो इस पे अगर मैं फोर्स देखूं तो फोर्स कितनी लगेगी, F की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर R स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये मैग्नीट्यूड बता रहा है फोर्स का, जो कि कौन फील करेगा, ये टेस्ट चार्ज फील करेगा, किसकी वजह से, इस Q की वजह से, सोर्स चार्ज की वजह से, ठीक है। इसकी अगर मैं डायरेक्शन देखूं तो डायरेक्शन कौन सी आएगी, डायरेक्शन आएगी ये वाली, ठीक है, ये आ गई डायरेक्शन, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो Q है, जो सोर्स चार्ज है वो भी क्या है, पॉजिटिवली चार्ज है, और जो Q नॉट है वो भी क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो दोनों में फोर्स कैसी लगी, रिपल्सिव फोर्स लगी, और वो आउटवर्ड हुई, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये रही F वेक्टर, तो ये क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है। ये हो गई डायरेक्शन कोई R कैप की, क्लियर है। अब मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या देखा था मैंने, फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो मैं फोर्स की वैल्यू को क्या करूंगा, यहां पे पुट करूंगा, तो मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, मेरे पास आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर R कैप, ठीक है जी। तो ये क्या आ गई मेरे पास, ये वैल्यू आ गई मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, क्लियर है। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन की, तो वो कैसी होगी, वो सेम होगी किसके, जो फोर्स की है, सेम एज फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। ये मेरी निकल गई इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू एट, जब हमने सोर्स चार्ज को कहां पे रखा, ओरिजिन पे रखा तब, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, सेकंड केस, व्हेन द सोर्स चार्ज इज अवे फ्रॉम द ओरिजिन, कि ओरिजिन से अलग हमने कहां पे, कहीं भी रख दिया उसको, किसी भी पॉइंट पे, ओरिजिन से कोई r डिस्टेंस दूर पे, ठीक है। तो उस कंडीशन में मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी बनेगी, स्टार्ट करते हैं इसे। देखिए यहां पे रख दिया मैंने कोई, ये है सोर्स चार्ज, इसके ही आसपास मैंने क्या कर दिया, टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिया, ये हो गया टेस्ट चार्ज, ठीक है। अगर इनकी पोजीशंस देखूं मैं, इनकी पोजीशंस देखूं ओरिजिन से, तो इसकी पोजीशन क्या है, ये मान लिया मैंने R1, ये रही, ठीक है। टेस्ट चार्ज की पोजीशन मानूं तो ये मान लिया मैंने R वेक्टर सिंपली, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, इन दोनों के बीच में जो गैप है हमारा, वो मान लिया मैंने ये, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या बैठेगी, इसकी वैल्यू बोल दो R माइनस R1, ये आ गया इन दोनों के बीच का गैप, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स है वो किधर की डायरेक्शन में लगेगी, वो लगेगी रिपल्सिव फोर्स है पहली तो, और वो लगेगी अवे, ठीक है, सोर्स चार्ज से अवे। तो मैं वैल्यू अगर देखूं, डायरेक्शन देखी तो मेरे ये फोर्स की, और वैल्यू कितनी बनी, F इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट ओवर, ठीक है, R माइनस R1, इस तरीके से, ठीक है जी। इसका स्क्वायर इंटू R कैप, क्लियर है, ठीक है। R कैप क्या दिखा रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है मुझे, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अगर R कैप को मैं हटाता हूं यहां से, तो मेरे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी कुछ इस तरीके से, वेक्टर R माइनस R1 वेक्टर, और यहां पे बन जाएगा ये Q,
तो ये किसकी वैल्यू आ गई, ये आ गई फोर्स की वैल्यू, ठीक है, किसी भी टेस्ट चार्ज पे ड्यू टू सोर्स चार्ज, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे क्या निकालूं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालूं, तो मुझे पता है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/4 पाई एफ साइन नॉट, क्यू नॉट तो क्यू नॉट से गया Q ओवर R वेक्टर माइनस R1 वेक्टर के मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R माइनस R1 वेक्टर। क्लियर है। तो ये आ गया मेरा कि अगर मैं किसी भी चार्ज को, सोर्स चार्ज को क्या है, सेंटर से या ओरिजिन से दूर रखता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस, ठीक है जी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है किसकी वजह से, किसी भी 2 पॉइंट चार्ज की वजह से, किसी भी टेस्ट चार्ज पे हम निकालने जा रहे हैं। देखिए ये रख दिया मैंने, कोई चार्ज है Q1, ये कोई दूसरा चार्ज है Q2, यहां पे हो गया कोई टेस्ट चार्ज, ये बोल दिया मैंने टेस्ट चार्ज, ये हो गया Q0, ठीक है। अगर मैं इसकी डिस्टेंस की बात करूं, यहां से और ये जो डिस्टेंस है, और यहां से और ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको मैं डिनोट कर दूंगा, ये मान लो R1 1O, ठीक है, इसको बोल दिया R2, इस तरीके। क्लियर है ये चीज है, ठीक है जी। अगर मैं फोर्स की बात करूं तो इसकी वजह से कोई फोर्स लगेगी अपोजिट डायरेक्शन में, ये लगी फोर्स, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू सेकंड चार्ज, ठीक है, और इसकी वजह से लगी फोर्स इस डायरेक्शन में, तो बोल दिया फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज ड्यू टू फर्स्ट चार्ज, ठीक है जी। अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं, एफ नेट की, तो मेरे पास आ जाएगा F01 प्लस F02, सम हो गया एल्जेब्रिकली सम, ठीक है। अगर मैं F01 की बात करूं तो ये क्या है मेरा 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q1 Q0 ओवर R, कितना है 10, ठीक है जी, और ये आ गया मेरा यहाँ पे स्क्वायर, ये आ गई इसकी डायरेक्शन, प्लस ये कितना आया 1/4 पाई एफ साइन नॉट Q2 Q0 ओवर R20, और यहाँ पे आ गया R कैप, ठीक है, ये बनेगा 10, ये बनेगा। क्लियर है। तो ये आ गई मेरी दोनों फोर्सेस की वैल्यू, ठीक है। इसमें से कॉमन अगर निकालूं मैं तो कॉमन आ जाएगा मेरा 1/4 पाई एफ साइन नॉट और Q0, ठीक है जी। अंदर वैल्यू क्या बची, अंदर बची मेरी Q1/R10, इस तरीके से, ठीक है। इस डायरेक्शन को मैं अगर कन्वर्ट करूं वेक्टर फॉर्म में तो मेरी वैल्यू क्या बनेगी, इसको मैग्नीट्यूड लेते हैं, वैल्यू बनी मेरी यहाँ पे क्यूब आ गया और यहाँ पे आ गया R10 का वेक्टर, इस तरीके से, ठीक है। सेकंड में क्या बना Q2/R2O मैग्नीट्यूड का क्यूब और R वेक्टर, ये आ गया 20, ठीक है। तो ये मेरी जो वैल्यू आई है, ये आई है टोटल नेट फोर्स की। क्लियर है, ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या चेंज हो जाएगा, ये Q0 हट जाएगा और सारी वैल्यू रहने वाली मेरी सेम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू और लिखते हैं हम, E नेट इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1/R10 क्यूब इंटू R10 इस तरीके से, प्लस Q2/R2O R2, ये बन गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड की, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। कब, जब हम 2 पॉइंट चार्ज हम देख रहे हैं, ठीक है जी। तो ये आ गई मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस, ठीक है, कि 2 या 2 से ज्यादा चार्जेस में ग्रुपिंग हो गई है तो उसकी वजह से नेट कितनी वैल्यू मेरी बनने वाली है, ठीक है। तो मेरी जो लास्ट वैल्यू बनी है En इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1/R10 मैग्नीट्यूड का क्यूब इंटू R10 का वेक्टर, ठीक है। और सेकंड
Q2 अपॉन R20 वेक्टर मैग्नीट्यूड का क्यूब और R20 वेक्टर, ठीक है। इसी को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो E इक्वल्स टू आ जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्साइन नॉट, ठीक है। समेशन ऑफ I की वैल्यू 0 से और n तक, तो वैल्यू क्या बनी QI ओवर R I O का क्यूब R वेक्टर I O, ठीक है। तो ये आ गया मेरा फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। अब मेरे पास कितने भी चार्ज हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, तो सबको क्या कर दूंगा मैं, सम कर दूंगा, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूंगा और मेरे पास क्या आ जाएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। नेक्स्ट चलते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, ठीक है। एक कोई पॉइंट चार्ज लेते हैं, ठीक है। ये मान लिया मैंने कोई पॉइंट चार्ज, इसकी जो पोजीशन है ओरिजिन से, वो पोजीशन मान ली मैंने इस तरीके से, ये हो गई R, ठीक है। ये कोई पॉइंट है P, इसको अगर डिनोट करूं तो X, Y और Z, 3 एक्सिस में मैंने कंक्लूड कर ली इसकी वैल्यू। तो अगर मैं इस वैल्यू की बात करूं R की, ठीक है, इसका भी क्या निकालना है मुझे, मैग्नीट्यूड, तो इसकी वैल्यू क्या बैठेगी, अंडर रूट x² y² प्लस z², ठीक है जी। अगर मैं सिंपल R की वैल्यू देखूं तो x² प्लस y² प्लस z² की होल पावर 1/2, क्लियर है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 1/4 पाई एप्साइन नॉट Q ओवर R²। इस वैल्यू को मैं पुट करने जा रहा हूं यहाँ पे R² की जगह, ठीक है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइन नॉट Q ओवर x² प्लस y² प्लस z² की पावर 1/2 की होल पावर 2, ठीक है। अगर मैं इसको डायरेक्शन देखूं, इलेक्ट्रिक फील्ड को वेक्टर फॉर्म में लिखूं, तो यहाँ पे एक चीज ऐड हो जाती है, डायरेक्शन R के, और इसे जब कन्वर्ट करूंगा मैं तो ये क्या बन जाता है, 1/4 पाई एप्साइन नॉट Q अपॉन R³, और ये बन गया R वेक्टर, ठीक है। अगर मैं बात करूं R वेक्टर की, तो R वेक्टर मेरा होता है xi कैप प्लस yj कैप प्लस z, ठीक है। ये होती है R वेक्टर की वैल्यूज, ठीक है। ये वैल्यू मैं पुट करूंगा इसमें, ठीक है जी। तो मेरी क्या निकल के आएगी वैल्यू इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो E इक्वल्स टू, इसके अकॉर्डिंग वेक्टर E इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइन नॉट Q, और नीचे आ गया मेरा x² प्लस y² प्लस z² की होल पावर। जब मैं इसको चेंज कर रहा हूं R वेक्टर में, तो यहाँ क्या बन रहा था, क्यूब, तो ये स्क्वायर का क्या बन जाएगा, क्यूब, तो यहाँ पे आ गया होल पावर 1/2 इंटू होल पावर 3, और ऊपर जो R वेक्टर है उसकी वैल्यू आ गई मेरी xi कैप प्लस yj कैप प्लस z, ठीक है। ये आ गई मेरी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है। अगर मैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड को कंपोनेंट्स में ब्रेक करूं, जैसे मान लो ये है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड E, तो ये क्या हो गया, EX EY EZ I कैप J कैप और K कैप, इस तरीके से ये आ गई E की वैल्यू। तो अगर मैं EX EY और EZ को यहां से कंपेयर करूं, तो मेरे पास वैल्यू क्या बनने वाली है, मेरे पास वैल्यू बनने वाली है EX इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइन नॉट QX ओवर, ठीक है, x² प्लस y² प्लस z² की पावर 3/2। EY की बात करूं तो EY इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्साइन नॉट QY अपॉन x² y² z² की पावर 3/2, और इसी तरीके से EZ की वैल्यू जो है 1/4 पाई एप्साइन नॉट
क्यू जेड अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर की होल पावर 3y। तो ये आगे मेरे तीनों कंपोनेंट्स इन द टर्म्स ऑफ एक्स वाई और जेड। ठीक है, तो ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स थे मेरे किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के। क्लियर है ये चीजें? ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं ग्राफ्स। ठीक है, अब ग्राफ्स की बात करूं तो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड की जो रिलेशन देखी किसके साथ, डिस्टेंस के साथ, वो हमने देखी इनवर्स 1/r² की फॉर्म में, इस तरीके से। ठीक है, अगर मैं यहां से बात करूं कि E और R का जो रिलेशन है वो कैसा है, इनवर्स का है, तो इनका ग्राफ कैसा बनेगा। तो अगर ग्राफ की बात करूं मैं, एक तो E और R² में, तो इनका जो ग्राफ आएगा वो हमेशा क्या आएगा, इस तरीके से आएगा। ठीक है, जब E की वैल्यू ज्यादा होगी तो R कम होगा, या फिर हम अगर R की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो E क्या है, डिक्रीज होता जाएगा। R को मैं इंक्रीज करता जा रहा हूं, E डिक्रीज होता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, इनवर्स रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और डिस्टेंस का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। अब है दूसरा रिलेशन E और 1/r² का। तो हमें पता है E और 1/r² का क्या है, डायरेक्टली का रिलेशन है। मतलब ये एक सिंगल क्वांटिटी मान रहे हैं इसको, और इसको एक सिंगल क्वांटिटी मान रहे हैं। ठीक है, तो इनका आपस में रिलेशन क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। तो इस कंडीशन में जो ग्राफ आएगा वो हमारा ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से। यहाँ पे E, यहाँ पे हो गया 1/r² का ग्राफ। ठीक है, अगर मैं 1/r² की वैल्यू बढ़ा रहा हूं तो क्या है, E की भी बढ़ेगी, और 1/r² की वैल्यू घटा रहा हूं तो E की भी डिक्रीज होगी। तो ग्राफ आएगा मेरा कुछ इस तरीके से। ठीक है जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शन का ग्राफ, कांस्टेंट ग्राफ। क्लियर है? ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, हमें पता था, हमने लास्ट क्लास में जो किया था कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। ठीक है, तीनों में जो वैल्यूज हमने कन्वर्ट करके देखी थी वो देखी थी फोर्स के रेस्पेक्ट में। अगर मैं उसी को टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी इन टर्म्स ऑफ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मुझे पता है लैम्डा इक्वल्स टू मेरा चार्ज अपॉन लेंथ होता था। अगर मैं बात करूं कि मैं छोटे से एक चार्ज की बात कर रहा हूं जिसकी वैल्यू है dq। ठीक है, तो कोई भी एक मान लो ये वायर है जिसकी टोटल लेंथ है l, तो टोटल चार्ज कितना हुआ, मान लिया मैंने q। अगर मैं छोटे से चार्ज की बात कर रहा हूं dq की, तो ये लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ होगी dl। और इसका भी जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेम रहने वाला जो इसका कंप्लीट का है। ठीक है, तो लैम्डा इक्वल्स टू dq अपॉन dl सेम रहने वाला है जो कि q अपॉन l का होता है। क्लियर है ये चीजें? अगर मैं f की बात करूं तो f इक्वल्स टू होता क्या है, f इक्वल्स टू होता है 1/4 पाई f साइन नॉट q ओवर r²। जब मैं यहां से q की वैल्यू रख रहा था तो लैम्डा l आ रहा था मेरे पास। ठीक है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर रहा था 1/4 पाई f साइन नॉट और लैम्डा l अपॉन r²। अगर मैं इसे वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो इस पे क्या जुड़ जाएगा, एक डायरेक्शन और ऐड हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है, अब दूसरी चीज हमें देखनी क्या है कि मुझे सिर्फ छोटा सा सेगमेंट देखना है चार्ज का, मतलब छोटे से चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई है उसकी वैल्यू मुझे देखनी है। तो अगर मैं बात करूं एफ की, ठीक है जी, तो छोटे से चार्ज की वजह से जो फोर्स बनी वो भी स्मॉल हुई, तो डी एफ वैक्टर इक्वल्स टू क्या आ गया, 1/4 पाई एफ साइन नॉट लैम्डा डी एल। ठीक है, अपॉन r²। r, ये चीज क्लियर है। और इसी की वजह से क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड बनी मेरी, और इसकी वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एफ साइन नॉट। ठीक है, यहाँ पे था मेरा Q1 Q2। ठीक है, तो एक Q तो रहेगा यहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे वो चार्ज चला जाएगा तो मेरे पास वैल्यू बन गई लैम्डा डी एल अपॉन r² r के। ये आगे मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और कौन सा वाला, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है जी, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट हम करेंगे सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
ये रहा। तो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट किससे करते हैं हम? सिग्मा। सिग्मा इक्वल टू होता है डी क्यू अपॉन डी एस। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सरफेस चार्ज डेंसिटी या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये क्या आ जाएगा मेरा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू की जगह सिग्मा इंटू डी एस, सिग्मा इंटू डी एस अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप आ गई डायरेक्शन। ये बन गया मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट चलते हैं, अब आ गया वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मुझे पता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को डिनोट करते हैं हम रो से, और रो इक्वल टू होता है डेल क्यू अपॉन डेल वी। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं तो ये मेरे पास क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, ये आ गया मेरे पास रो डी वी अपॉन आर स्क्वायर आर कैप, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है जी, ये क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। अगर मैं रिंग की बात करूं तो रिंग क्या होगी? एक सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये हो गई एक सर्कुलर स्ट्रक्चर। ठीक है जी, अब इसके कोई डायमीटर की बात करूं मैं तो ये हो गया इसका सेंटर। इसके डायमीटर या फिर रेडियस की बात करूं तो रेडियस को मान लो a और डायमीटर हो गया मेरा 2a। ठीक है, मैं इस पूरे के सरकमफ्रेंस की बात करूं तो सरकमफ्रेंस बैठेगी इसकी 2 पाई a, ये आ गई सरकमफ्रेंस। ठीक है, बट मुझे क्या है छोटा सा सेगमेंट देखना है, ये वाला। इस छोटे से सेगमेंट की अगर बात करूं तो इसमें चार्ज कितना है? इसमें चार्ज है डी क्यू। टोटल चार्ज क्या है? मैंने मान लिया क्यू। क्लियर है? और इसकी लेंथ कितनी होगी? इसकी लेंथ मान लिया मैंने dl, ये होगी इसकी लेंथ dl। ठीक है, तो इस dq की वजह से किसी पॉइंट p पे, यहां पे मान लिया मैंने कोई पॉइंट p है, ठीक है, और यहां से ये डिस्टेंस है मेरे, ये पॉइंट मान लिया मैंने p। ठीक है, ये डिस्टेंस है, इसको बोल दिया मैंने x। ठीक है, ये हुई मेरे पास a, ये है x। ठीक है, और अगर मैं dq से, इस dq से यहां तक की डिस्टेंस देखूं तो इसको मैं डिनोट कर दूंगा किससे? यहां से, इसको डिनोट कर दूंगा मैं r से। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल ये फॉर्म हो रहा है यहां पे। तो इसकी वैल्यू निकली कितनी इन टर्म्स ऑफ x और a? x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर अंडर रूट में, ये निकल गई। ठीक है, अब एंगल की अगर बात करूं तो एंगल बैठा मेरा ये थीटा। ठीक है जी, अब कंपोनेंट्स ब्रेक करेंगे हम। कंपोनेंट्स किस तरीके से ब्रेक करेंगे कि इस लाइन के ये आ गई वैल्यू, ये हमारे पास DE। ठीक है, यहां से अगर मैं ये वैल्यू देखूं तो ये बैठेगी मेरी DE साइन थीटा, और ये वाली वैल्यू बैठेगी मेरी DE कॉस थीटा, क्योंकि ये बैठा है मेरा थीटा। क्लियर है? तो ये क्या आ गया मेरा थीटा, तो ये वाला कंपोनेंट बैठा मेरा DE कॉस थीटा, और ये बैठा मेरा DE साइन थीटा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं इलेक्ट्रिक फील्ड की DE की, किसकी वजह से? DQ की वजह से, तो कितना आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड DE इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है जी, और चार्ज कितना है? चार्ज है DQ, ये आ गया DQ अपॉन, अब डिस्टेंस कितनी हुई? r का भी स्क्वायर, तो ये बैठेगा मेरा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर की पावर कितनी? 1/2 की होल पावर, इस तरीके से। क्लियर है? इस 2 से ये हाफ पावर हट जाएगी। ठीक है, और आगे क्या आगे आगे डायरेक्शन ये। ठीक है जी, अगर मैं बात करता हूं कि इस टोटल की वजह से यहां पे कितना जो चार्ज, ये टोटल चार्ज है Q, इसकी वजह से यहाँ पे नेट P पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना है उसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो इसकी अगर मैं बात करूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इंटीग्रेट करके क्या आएगा? DE इक्वल्स टू कितना?
डी कॉस थीटा की अगर बात करूं मैं, क्योंकि इस पूरी रिंग के जो सामने जो कंपोनेंट आ रहा है वो मेरा डी कॉस थीटा आ रहा है, तो डी कॉस थीटा की अगर बात करूं मैं, तो मैंने इंटीग्रेट कर दिया इसको, तो ये बन गया नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यहां से जो वैल्यू आई, अच्छा डी क्यू को अगर मैं कंपेयर करूं क्यू के रेस्पेक्ट में, तो मेरे पास पता है ये लीनियर है, तो लीनियर लैम्डा इक्वल्स टू होता है क्यू ओवर एल, या फिर डी क्यू ओवर डी एल। ठीक है, तो डी क्यू की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ क्यू और एल निकालूं मैं, तो डी क्यू इक्वल्स टू आ जाएगा डी क्यू इक्वल्स टू क्यू डी एल अपॉन एल। ठीक है, यहां पे वैल्यू मैं पुट भी कर सकता हूं, यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल ओवर, ठीक है, कितना एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है, इंटू एल। ठीक है, एल है कितना, ये 2 पाई ए को ही तो मैं एल बोल रहा हूं, तो यहां पे क्या आ जाएगा 2 पाई ए, इस एल की जगह आ जाएगा 2 पाई ए। इस वैल्यू को मैं पुट करूंगा यहाँ पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी एल कॉस थीटा अपॉन 2 पाई ए और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्लियर है। अगर मैं कॉस थीटा की बात करूं यहां से, तो कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू बैठा मेरा एक्स अपॉन हाइपोटेनस कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ये आ गई मेरी कॉस थीटा की वैल्यू। इसको लेके चलते हैं नेक्स्ट पे, तो E इक्वल्स टू आ गया मेरा 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू डी एल कॉस थीटा, क्यू डी एल कॉस थीटा अपॉन 2 पाई ए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, जब इंटीग्रेट कर रहे थे तो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, ये वैल्यू आ रही थी इंटीग्रेट की, तो यहाँ पे आ रही थी वैल्यू ये। ठीक है, तो कॉस थीटा की वैल्यू और पुट करो इसमें, तो 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है, कॉस थीटा कितना है एक्स अपॉन 2 पाई ए तो है ही एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है इंटू एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 1/2। ठीक है, ये आ गया एक्स और ये क्या आ गया डी एल। डी एल को जब इंटीग्रेट करूंगा 0 से कितना 2 पाई ए तक, तो ये क्या बन जाएगा 2 पाई ए। इंटीग्रेट करने के बाद डीएल को इंटीग्रेट कर दिया मैंने। ठीक है, तो 2 पाई ए से क्या कट गया 2 पाई ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो बनी है रिंग में, वो बनी है मेरे पास 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गई मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है, इमेजिनरी लाइंस है जो रिप्रेजेंटेशन करती है किस चीज की, इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, किसी भी चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से। अब ये किस तरीके से काम करती हैं, कोई भी एक चार्ज ले लिया मैंने, एक सिंगल चार्ज, ठीक है, और वो भी कैसा पॉजिटिव, तो मैंने कोई पॉजिटिव सिंगल चार्ज ले लिया इस तरीके से, ये हो गया पॉजिटिव सिंगल चार्ज। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को अगर मैं रिप्रेजेंट करूं तो कैसी होंगी, वो होंगी कुछ इस तरीके से, आउटवर्ड डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इमर्ज आउट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखूं तो फॉर ए सिंगल नेगेटिव चार्ज, तो अगर नेगेटिव चार्ज की बात करूं मैं, तो ये मान लिया मैंने कोई नेगेटिव चार्ज है ये रहा, तो इसमें कैसी आएंगी लाइंस, इसमें आएंगी लाइंस इस तरीके से। ठीक है जी, तो नेगेटिव चार्ज में हमेशा लाइंस क्या है एंटर करती है, और पॉजिटिव चार्ज से क्या है एग्जिट करती है। ठीक है, तो ये आ गई मेरी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की रिप्रेजेंटेशन। अगली कंडीशन देखते हैं, फॉर टू इक्वल एंड अपोजिट पॉइंट चार्जेस, तो एक चार्ज ले लिया मैंने पॉजिटिव ये रहा, ठीक है, अपोजिट पॉइंट चार्ज बोले तो दूसरा हो गया मेरा ये रहा नेगेटिव। ठीक है, इसमें किस तरीके से लाइंस फॉर्म होंगी, देखिए हमें पता है पॉजिटिव से क्या है एग्जिट करती है और नेगेटिव में एंटर करती है।
तो ये इस तरीके से एंटर करेंगे इसमें। ये रहा, तो ये आगे रिप्रेजेंटेशन किसकी, जब हमने दो इक्वल और अपोजिट पॉइंट चार्ज लिए हैं उस कंडीशन में ये बनेगा। नेक्स्ट चलते हैं, फॉर टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस, अगर दोनों ही चार्ज हमने इक्वल ले लिए और क्या है वो दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है इस तरीके से, तो ये क्या हो गए, लाइक चार्ज हो गए, और लाइक चार्ज क्या करते हैं आपस में रिपेल। तो इसकी फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी, ये हो गई टू इक्वल एंड पॉजिटिव पॉइंट चार्जेस। ठीक है, इनके मिड में, इन दोनों चार्जेस के मिड में एक ऐसा पॉइंट होगा जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, जीरो होगा, अगर ये दोनों इक्वल पॉजिटिव चार्ज है तो। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन देखते हैं, फॉर टू अनइक्वल पॉजिटिव चार्ज, मैंने मान लिया कोई चार्ज है, ये कोई चार्ज हो गया पॉजिटिव, ये भी कोई चार्ज हो गया पॉजिटिव, पर इसका साइज क्या है, छोटा है। ठीक है, अब जो मैग्नीट्यूड में बड़ा है तो वो क्या है, फील्ड लाइंस भी ज्यादा निकालेगा इस तरीके से। ये निकाल दी लाइंस ज्यादा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या है, एज कंपेयर टू अदर ये कम फील्ड लाइंस निकालेगा इस तरीके से। तो जो हम बीच में एक पॉइंट देख रहे थे वो थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा किधर की तरफ, स्मॉल साइज वाले की तरफ, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है, तो ये थोड़ा शिफ्ट हो जाएगा एक तरफ। तो ये कौन सी कंडीशन आ गई, जब हम दो अनइक्वल पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन है, फील्ड लाइंस ऑफ ए पॉजिटिवली चार्ज प्लेन कंडक्टर। ठीक है, प्लेन कंडक्टर की बात हो रही है, तो ये मान लिया मैंने कोई प्लेन कंडक्टर है इस तरीके से। ठीक है, कोई भी वायर वगैरह कुछ भी मान लेंगे। तो इसमें फील्ड लाइंस कैसे एग्जिट करेंगे, पहले तो इसका चार्ज लिखते हैं, ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज है, तो लाइंस क्या है, एग्जिट करेंगी, और किस तरीके से, इस तरीके से एग्जिट, पैरेलल लाइंस निकलेंगी, और सिर्फ एक डायरेक्शन में नहीं, दोनों डायरेक्शन में, इस तरीके से। ठीक है जी, तो ये क्या आ गई, ये कंडक्टर में आ गई कि फील्ड लाइंस कैसे एग्जिट करती है, एंटर करती है। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे फील्ड लाइंस की, कि वो किस तरीके से बिहेव करती है, क्या उनका नेचर होता है। ठीक है, फील्ड लाइंस आर कॉन्टिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक, मतलब कि यहां से अगर वो स्टार्ट हुई है और वहां तक जहां तक उसे जाना है वहां तक क्या है, कंटिन्यू लाइन होंगी वो। ठीक है, किसी भी तरीके का बीच में ब्रेक नहीं होगा उसमें, ये कंटिन्यू चलती जाएंगी, तो इनको क्या बोलेंगे हम, कंटिन्यूअस कर्व्स विदाउट एनी ब्रेक। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव एंड एंड्स एट नेगेटिव। हमने देखा भी डायग्राम में कि पॉजिटिव से क्या है, वो इमर्ज हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं इस तरीके से। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज की क्या है, वो एंटर कर रही हैं। क्लियर है, नेक्स्ट आता है, टेंजेंट एट एनी पॉइंट गिव डायरेक्शन। ठीक है, अगर मैं इसकी बात करूं, ये कोई कर्व लाइन है, इसके किसी भी पॉइंट पे क्या करा मैंने, एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया ऐसे। ठीक है, तो ये टेंजेंट मुझे क्या बता रहा है, इस पॉइंट पे फील्ड लाइन की डायरेक्शन को बता रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, नो टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। मान लिया एक कोई चार्ज है, ठीक है, एक कोई चार्ज है, ठीक है, इसकी फील्ड लाइंस ऐसे जाएगी। ठीक है, तो इसकी कोई भी फील्ड लाइन आपस में क्या है, इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेगी कभी भी। ठीक है, कोई भी एक चार्ज की दो फील्ड लाइंस आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब यहाँ पे दो डिफरेंट चार्जेस है जिनकी दोनों की डायरेक्शन डिफरेंट, इस तरीके से। ठीक है, ये कोई दूसरे चार्ज की फील्ड लाइन है और ये किसी दूसरे चार्ज की फील्ड लाइन है, तभी पॉसिबल है कि इंटरसेक्ट कर सकती है। किसी सिंगल चार्ज की वजह से वो हम कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, लाइंस ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ कंडक्टर। कोई भी अगर मैं कंडक्टर की बात करूं, ये मान लिया कोई कंडक्टर है, तो इसमें से जो फील्ड लाइंस एमिट करेंगी वो कैसी होंगी, परपेंडिकुलर नॉर्मल होंगी, मतलब कि वो 90 डिग्री बना रही होगी इस तरीके से। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, लाइंस पास थ्रू डाइइलेक्ट्रिक। डाइइलेक्ट्रिक बेसिकली क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। इंसुलेटर्स को हम क्या बोलते हैं, डाई इलेक्ट्रिक बोलते हैं। तो इंसुलेटर्स में से क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो जाती है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट है, क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस गिव्स स्ट्रेंथ ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन। इसको देखेंगे, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की बात हो रही है, तो मैंने मान लिया ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ये होगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो इनके बीच में जो गैप है, ये गैप है इस तरीके से। ठीक है, अगर ये गैप ज्यादा है, इनके बीच में डिस्टेंस लाइन के बीच में गैप ज्यादा है, तो इसका मतलब क्या है, ये है वीक फील्ड। ठीक है, अगर इनके बीच में गैप कम है तो ये कैसा फील्ड है, ये है स्ट्रॉन्ग फील्ड। कंपेयर करके देखते हैं, देखिए अगर मैं इसको कंपेयर करके देखूं यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे, तो इन फील्ड लाइंस के बीच में क्या है, यहाँ पे गैप ज्यादा है, यहाँ पे गैप कम है। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेंथ होगी, ठीक है, किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की जो स्ट्रेंथ है वो क्या है, यहाँ पे ज्यादा है, यहाँ पे क्या होगा, कम होगा। तो गैप मैटर करेगा कि जितना ज्यादा गैप होगा स्ट्रेंथ उतनी कम हो जाएगी, जितना कम गैप रहेगा उतनी ही ज्यादा स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी उसकी। नेक्स्ट चलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर मैं बात करूं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है, ये देखिए कोई एक पर्टिकुलर एरिया है। ठीक है, ये हो गया एरिया, इसकी कोई एक डायरेक्शन है, एरियल वेक्टर, जिसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया एन वेक्टर से। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि इसमें से मुझे क्या करना है, लाइंस पास करानी है। कौन सी लाइंस, फील्ड लाइंस। ठीक है, मान लो इस तरीके से फील्ड लाइंस पास करानी है ऐसे। ठीक है, तो जितनी लाइंस पास हो रही है किसी भी पर्टिकुलर एरिया से, इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बोलते हैं। द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू एन पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अगर इसको डिनोट करने की बारी आए तो इसको डिनोट करते हैं हम फाई, और फाई ई से डिनोट करते हैं कि ये क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता कितना है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर एरिया से जो पास हो रहा है, मान लिया मैंने ds, ठीक है, E डॉट ds से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैंने मान लिया ये क्या है, एक एंगल है थीटा। ठीक है, अगर डॉट को हटाता हूं तो E ds cos थीटा मेरा फाइनली निकल के आता है। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या है कि किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे, किसी भी पर्टिकुलर रीजन पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला क्या है, E डॉट ds cos थीटा। ठीक है, E ds cos थीटा। अगर मेरे थीटा की वैल्यू, थीटा इज 0 या फिर थीटा इक्वल्स टू 90 है। ठीक है, तो थीटा इक्वल्स टू 0 मतलब कि cos 0, और cos 0 कितना होता है, cos 0 होता है मेरा 1। तो अगर मैं इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को ले जाऊं, मान लिया मैंने यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और यही क्या है, एरियल वेक्टर की डायरेक्शन है, तो इस कंडीशन में क्या है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। और इस कंडीशन में जो मेरा फ्लक्स निकलेगा वो कैसा होगा, मैक्सिमम होगा। कितना, फाई ई इक्वल्स टू ई डी एस, ये आ गया मैक्सिमम फ्लक्स, थीटा इक्वल्स टू 0 पे। अगर मैं 90 डिग्री लेता हूं तो cos 90 की वैल्यू मुझे पता है, cos 90 होता है 0, तो फाई कितना निकला मेरा, फाई निकल गया मेरा 0। ठीक है, तो इस कंडीशन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स नहीं रहेगा अगर मैं थीटा को कितना ले लूं, 90 ले लूं। ठीक है, नेक्स्ट। ठीक है जी, तो इस वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड और फ्लक्स किस तरीके से काम करते हैं, क्या होते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, नमस्कार।